अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो बच्चों, आज जो है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस साल पेपर में आने के लिए, यानी कि 2023 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और डिफरेंट जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। देखो, ये वीडियो आपके लिए अहम सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, बल्कि जो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर के इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट शामिल है, तो उससे 100 एमसीक्यूज़ तो क्या, आपकी जो है वो 500 एमसीक्यूज़ की तैयारी भी हो जाएगी और इंशाल्लाह भी पेपर के अंदर 100% एमसीक्यूज़ आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। एब्सोल्यूट ज़ीरो करेस्पॉन्ड करता है दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ना, उसको ज़ीरो केल्विन कहते हैं। ज़ीरो केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, या फिर अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब केल्विन में वो कितना होगा, सॉरी, अब वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये हमें मालूम करना है। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है सेल्सियस वाला, इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि आंसर -460 फ़ारेनहाइट होता है, जिसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट का याद नहीं रहता, सेल्सियस और केल्विन का याद रहता है। तो सिंपल सी बात ये है कि आप उसे कन्वर्ट कर लें। फार्मूला क्या है फ़ारेनहाइट में जाने का? फ़ारेनहाइट में जाने का जो फार्मूला है वो होता है 9Tc/5 + C, और ये 9/5 है, 1.8 के बराबर होता है। तो जो भी टेम्परेचर है उसको आप मल्टीप्लाई करा लें 1.8 से, और जो भी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, सॉरी C लिख दिया मैंने, प्लस का 32 जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 32। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 1.8 को 273, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 491.4, और इसमें हम करेंगे प्लस का 32। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 459.4, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो -460 के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप याद भी रख सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन केस आपको याद नहीं है। द फिनोमिनन ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ ग्रेटर देन। जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो तब होता है जब जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो एक्चुअली किस से ज़्यादा होती है, या कितनी लाजमी होना ज़रूरी है। याद रखिए, जो हमारे पास ये पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इसमें एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से एक गैमा रे फोटोन जो है वो गुजरता है। तो नतीजे में क्या होता है, वो जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। एक बनता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा बन जाता है पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब याद रखिए, चाहे मूव करें या ना करें, असल में फार्मूला ये है कि जितनी भी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सबसे पहले इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी में, यानी कि 2m0c² प्लस, और फिर जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो भी काइनेटिक होती है एनर्जी पॉजिट्रॉन की। अब चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या ना हो, पेयर के प्रोड्यूस होने के लिए जो एनर्जी है वो किसके बराबर ज़रूरी है? 2m0c² के बराबर। और अगर ये हम एनर्जी मालूम करते हैं तो m0c² एक्चुअली बराबर होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है ना, m0c² से आप मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 10⁻³ kg होता है। तो उससे आप एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। नंबर 3, लेमन फाउंड अ सीरीज ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस रीजन। जो लेमन ने फाउंड किया था वो कहाँ पे फाउंड किया था? तो याद रखिए, लेमन सीरीज जो है वो लाई करती है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अगर मैं आपको एक ही मरतबा ये सारी बात समझाऊँ तो तीसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहले आती है लेमन, फिर आती है बेलमर सीरीज़, फिर आती है लेमन बेलमर पैशन सीरीज़, लेमन बेलमर पैशन ब्रैकेट, और फिर आती है पॉलीफंड सीरीज़ ना, पी फंड सीरीज़। याद रखिए, ये लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बेलमर लाई करता है विजिबल रीजन में, और ये सब लाई करते हैं इंफ्रा रेड रीजन में, जिसमें ब्रैकेट और पॉलीफंड जो है वो फार इंफ्रा रेड रीजन में लाई करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। बस अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पता हो, पैटर्न पता हो, तो आप बता सकते हैं कि किस रीजन में लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, या जो भी है इनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है? अल्फ़ा, बीटा, गैमा या पॉजिट्रॉन? याद रखिए, गैमा रे की
जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक्चुअली याद रखिए जो पेनिट्रेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है स्पीड पे, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा। और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो गैमा रे की होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे यूनिवर्स की जो सबसे तेज़ रफ्तार है उसकी पेनिट्रेशन भी सबसे तेज़ है, और गैमा रे जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन रखता है इन सब पार्टिकल्स में से। नंबर 5, एक आइसोटोप है 6 और 14, उसको कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिकल साइंस में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, आर्कियोलॉजी में करते हैं, एग्रीकल्चर में। याद रखिए जो कार्बन 14 है इसको सबसे ज़्यादा जो है वो आर्कियोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजी के अंदर जब भी हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं तो रेडियो एक्टिव डेटिंग में मेन जो काम होता है वो कार्बन 14 का ही होता है। दैट्स वाई इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। 6, द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड। एक फोर्स होती है जो तमाम के तमाम न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है। अच्छा, न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है? हर वो चीज़ जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ना एक कॉमन वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो वो एनर्जी जो कि इनको आपस में बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, वो यहाँ पर फोर्स कहलाती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इनको आपस में क्या करती है? बाइंड करके रखती है। नंबर 7, आफ्टर अल्फ़ा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो याद रखिए जब भी अल्फ़ा इमिट होता है, इक्वेशन के ज़रिए समझाते हैं। नंबर 7 तीनों समझा देता हूँ आपको। देखिए जब भी किसी एलिमेंट से हमारे पास कोई एलिमेंट है Z और A वाला और इसमें से इमिट हो जाता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस इमिट हो रहा है। यानी कि जो भी चीज़ इमिट हो रही है उसमें से जो भी हमारे पास न्यूक्लियस था उसमें से एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा क्योंकि इमिट हो गया, और एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाएगा क्योंकि इमिट हो गया। तो यहाँ पे जो भी बनता है वो बनता है Z-2 और ये बनता है A-4 के बराबर। जबकि अगर यही सवाल बीटा के लिए होता तो याद रखिए बीटा के अंदर 2 केसेस होते हैं। एक केस तो होता है पॉजिटिव बीटा का इमिट होना और दूसरा केस होता है नेगेटिव बीटा का इमिट होना। तो बीटा के लिए यही सवाल क्या बनाता? अगर नेगेटिव बीटा इमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 का इजाफा होता है और एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 की कमी आती है और एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सिंपल सी एक लॉजिक है जिसको आप याद रख सकते हैं, बीटा का मास ना होने के बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो उसका मास तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो सिर्फ चार्ज में ही फ़र्क आएगा, प्लस निकलेगा तो प्लस में कमी आ जाएगी, नेगेटिव इमिट होगा तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कभी भी गैमा इमिट होता है किसी भी एलिमेंट से, किसी भी न्यूक्लियस से अगर गैमा इमिट होता है तो याद रखिए गैमा का ना कोई मास होता है ना ही कोई चार्ज होता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे। बस सिर्फ जो ये एलिमेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, कम एक्साइटेड हो जाता है। अब सवाल ये था अल्फ़ा डी का इमिट होगा तो क्या होगा? चार्ज नंबर डिक्रीज़ बाय 4, नहीं गलत हो गई बात। चार्ज नंबर इंक्रीज़ बाय 4, नहीं गलत हो गया। मास नंबर डिक्रीज़ बाय 4, ये बात करेक्ट है। जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी आ रही है, इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा है। देख लो 4 की कमी आती है। ठीक है जी, आइए 8 पर। लेज़र क्या है? लेज़र प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम, अ न्यूट्रॉन बीम, अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, नन ऑफ दीज। लेज़र जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आप जानते हैं कि जब भी लाइट एमिट होती है लेज़र से तो बेसिकली एक कोहेरेंट बीम होती है, यानी कि जो सारी की सारी रेज़ हैं उनके क्रस्ट और ट्रफ्स एक साथ एमिट होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 9, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी एन इंक्रीज इन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूँ तो मुझे क्या इंक्रीज़ करना चाहिए? याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप सिर्फ और सिर्फ चेंज करें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को। याद रखिए नंबर 9 है, याद रखिए एक ग्राफ होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ख़ास, ये काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की और ये फ्रीक्वेंसी है। तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर याद रखिए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि हम बढ़ाएं नंबर ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए हमें सोर्स को करीब करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के बजाय इंटेंसिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, 10 द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस
थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर यूनिट मास की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट की बात होती है। द अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू से शो करते हैं रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 11, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, एनर्जी की बात हो रही है, ये पावर का यूनिट होता है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, और एम्पेयर जो है ये तो करंट का यूनिट होता है। तो एक बात है, अगर आपको नहीं भी मालूम तो ये तीनों तो है ही नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा किलो वाट आर। और याद रखिए किलो वाट आर जो है वो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका फैक्टर भी आप याद रखिएगा। 1 किलो वाट आर बराबर होता है 3.610 रेज टू दी पावर 6 जूल्स की एनर्जी का यूनिट है ये। 12, as the temperature of black body is raised, the wavelength corresponding to the maximum intensity shift towards। क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, याद रखिए टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होती है, करेक्ट आंसर होगा शॉर्टर वेवलेंथ। इसमें जो टॉपिक है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसमें आपने देखा था, मिसाल के तौर पे एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं रखता हूँ लेट से 400 केल्विन, तो वो इस किस्म का एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, अगर ये कितना वाला रखा मैंने, ये 400 केल्विन रखा। फिर अगर मैं जो है वो टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो पैटर्न होगा स्टार्ट तो ऐसे ही होता है, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। फिर अगर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इधर कहीं पर आती है। तो आप ये देखिएगा जो इंटेंसिटी है ये है वेवलेंथ। तो ये जो होता है ना पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी नज़र आ रही है, इसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। आप देखें इसका लैम्डा मैक्स कितना है। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा मैक्स यहाँ कहीं पर आ गया, कम हो गया। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा मैक्स यहाँ कहीं पर आ गया, यानी कि वेवलेंथ कम होती रहती है जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ। नंबर 13, द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, इसे कहते हैं क्रिटिकल मास। याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन हो न्यूक्लियर फिजन, तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो होना चाहिए लाजमी तौर पे, और जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका, और उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। नंबर 14, द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय द इमिशन। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें इजाफा सिर्फ कब मुमकिन है, जब उसमें क्या चीज़ इमिट हो जाए, जब उसमें से बीटा इमिट हो जाए ना, और वो भी कौन सा, नेगेटिव बीटा। तो एक्चुअली बीटा जो है वो नेगेटिव ही होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। नेगेटिव बीटा पार्टिकल लिमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली किसी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है। तो याद रखिए पोजीशन और मोमेंटम की बात होती है, और पोजीशन और मोमेंटम यहीं पर ही नज़र आ रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, वह अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के। नंबर 16, ये एक डिवाइस है, दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल। अगर आप चाहते हैं कि आयनाइजिंग पार्टिकल्स का जो पाथ है वो विजिबल हो जाए तो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर का काम ही यही है, रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, और हम जो है वो उनसे पिक्चर्स भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो वही हो गया कि हम जो पाथ है उसको विजिबल बना सकते हैं। नंबर 17, इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसरियस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ दिस इज़ यूज्ड। अगर हम चाहते हैं कि एक लोकलाइज्ड कैंसर है, बॉडी के अंदर डीप इनसाइड एक कैंसर ट्यूमर है, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको जो है वो ट्रीट करूं, तो नैरो बीम इस्तेमाल की जाती है गैमा रेज की। याद रखिए अगर कैंसर स्किन कैंसर होता है तो हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन कम होती है। अगर जस्ट इनसाइड स्किन होता है लाइक थायराइड, तो वो जो है वो बीटा से ट्रीट होता है, और अगर डीप इनसाइड होता है लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर होता है तो उसको हम गैमा से ट्रीट करते हैं क्योंकि गैमा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। 18, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज। जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें कौन सी इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, तो इसको इस तरीके से याद रखें कि जब भी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हैं ना, तो नतीजे में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एन टाइप मटेरियल बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है ना, पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी,
तो वो जो एलिमेंट है उसके पास सलाहियत हो जाती है, सब्सटेंस के पास सलाहियत हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। दैट्स वाई इन इम्प्योरिटीज़ को डोनर इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। 19 द सेक्शन ऑफ ट्रांसिस्टर दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स होल्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं, बेस कहते हैं, इमिटर कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। याद रखिए अगर आप ट्रांसिस्टर का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हमारे पास सेंट्रल पार्ट तो बेस होता है, एक तरफ होता है इमिटर, एक तरफ होता है कलेक्टर, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड वाइज रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करता है, और जो हम रिसीव करते हैं जो आउटपुट होता है वो हमें इस तरफ कहीं पर मिलता है कलेक्टर पे। यहाँ पर सप्लाई की बात हो रही है तो याद रखिए सप्लाई इमिटर करता है, ठीक है, बेस जो है वो दोनों के दरमियान में होता है, और बाकी कलेक्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कलेक्टर करेगा। नंबर 20 इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज़ डबल्ड सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम जो टर्न्स हैं उनको डबल कर दें? तो देखो यहाँ पे जो है ना दो फार्मूले आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये बात तो आप दो फार्मूले ईजिली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। पहला फार्मूला होता है जो ईएमएफ है वो बराबर होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये आता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और दूसरा जो फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है -L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बराबर आता है किसके? L आता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आता है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होता है। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ये बराबर हो जाता है N डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा आई। ये फार्मूला हमें क्लियरली बताता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस ही बढ़ जाती है, तो अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी, और तो कोई पावर वगैरह है नहीं। दो वायर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में एक सर्किट में। अगर R1 ज़्यादा है R2 से तो जो हीटिंग है वो क्या होगी? मोर इन R1 होगी, मोर इन R2 होगी, ठीक है, सेम इन R1 एंड R2। अब देखिए सीरीज़ में जोड़ा है हमने ना इसको, तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है। पावर डिसिपेशन का ऐसा फार्मूला जिसमें करंट आता हो और रेजिस्टेंस आता हो, वो यही फार्मूला है। ये फार्मूले से अगर इसको हम कांस्टेंट माने तो याद रखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा, पावर डिसिपेशन ज़्यादा, यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि R1 ज़्यादा है R2 से, तो हीटिंग भी R1 में ज़्यादा होगी। सीधी सी लॉजिक ये है कि अगर सीरीज़ में जोड़ा है तो करंट सेम रहेगा, तो फार्मूला हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं, P = I²R, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा। दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज़, डोनर इम्प्योरिटीज़ यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। एक बात हमने बता दी थी कि बात हो रही है पेंटावेलेंट एलिमेंट की, पेंटावेलेंट एलिमेंट जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप 5A से, ठीक है ना, ग्रुप 5A से ताल्लुक है। यहाँ पे आपको लिथियम नज़र आ रहा है, लिथियम का ताल्लुक जो है वो थर्ड से है, लिथियम का ताल्लुक जो है वो फर्स्ट से है। और इसी तरीके से सिलिकॉन नज़र आ रहा है, सिलिकॉन का ताल्लुक तो फोर्थ ग्रुप से है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे पास ये होती हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये दोनों की दोनों जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनका ताल्लुक ग्रुप 5A से होता है। इफ़ m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m0 अगर रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का तो पेयर प्रोडक्शन होती है ओनली इफ़ द मिनिमम और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ इक्वल टू। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ बिल्कुल शुरू में, अलग तरीके से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था कि जो एनर्जी है वो इसके ट्वाइस के बराबर होनी चाहिए कम से कम। और ये मैंने कैसे बताया था? मैंने कहा था एनर्जी कम से कम 2m0c² के बराबर तो होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा 2m0c²। पेयर प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है वो मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली वो क्या कंजर्व करना चाहता है? चार्ज, एनर्जी, मास, मोमेंटम। अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है और डायरेक्शन की बात हो रही है तो वेक्टर की बात हो रही है। चार्ज इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो कैसे कंजर्व रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से? एनर्जी इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, वो भी कंजर्व नहीं रह सकती डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। और सिमिलरली मास के साथ भी यही मामला है। तो जब भी जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बेसिकली वो मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। होल इन अ सेमीकंडक्टर इज़ एक्चुअली द, जब भी हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ते हैं तो एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं होल। एक्चुअली वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं। पॉजिट्रॉन होता है? नहीं। हीलियम न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। अल्फा पार्टिकल होता है? एक्चुअली ये वैकेंसी होती है वैलेंस बैंड के अंदर। याद रखिए अगर किसी भी
एटम से हम या किसी भी बैंड से, वैलेंस बैंड से हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक कमी होती है जिसको कोई इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर सकता है। उस वैकेंसी को, उस कमी को बेसिकली होल कहते हैं। 26 द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला यही है 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट है और म्यू नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस फार्मूले के अंदर अगर आप ई नॉट और एम नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो स्पीड आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम किसके बराबर कहते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अ गाइगर काउंटर कंटेन्स, गाइगर काउंटर के अंदर क्या होता है, एर्गॉन और एल्कोहल होता है, ठीक है, या एर्गॉन होती है सिर्फ, एल्कोहल होता है सिर्फ, या वाटर वेपर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गाइगर काउंटर की वर्किंग सीखेंगे ना, तो गाइगर काउंटर के अंदर बेसिकली एर्गन तो लाजमी होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और नोबेल गैस को भी मिक्स किया जाता है। एर्गन हो सकता है, नोबेल गैस हो सकती है, और मेन बात ये कि उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एल्कोहल भी होता है। तो अगर मैं लिख देता हूँ एर्गॉन ओनली तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा एल्कोहल के भी जो है वो अमाउंट मौजूद होता है, हालांकि स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन फिर भी मौजूद तो होता है, तो ओनली वाली बात गलत हो जाएगी। 28 द ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल से जो विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर बनता है ट्रैक, वो कैसा होता है, याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल का जो ट्रैक होता है बिल्कुल बोल्ड सा होता है, अगर बेंडिंग भी होती है तो बहुत बोल्ड नज़र आता है, जबकि जो बीटा पार्टिकल हैं अगर बेंड नहीं होते तो उसमें हमें थोड़ी सी थिन या ब्रोकन लाइन नज़र आती है, और अगर बेंड होते भी हैं तो भी हमें ब्रोकन या एक थिन सी लाइन नज़र आती है। जबकि अगर गैमा रे की बात करें तो उसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकल से नज़र आते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, स्कैटर्ड डॉट्स नहीं, वो तो गैमा के अंदर होता है, थिक एंड ब्रोकन लाइन, ही तो गलत हो जाएगा। थिक एंड कंटिन्यूस लाइन ये अल्फ़ा के अंदर होता है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल। करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि थिन और ब्रोकन लाइन बनती है इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल, और वजह यही है कि जिसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन होती है अल्फ़ा की, उसकी बोल्ड लाइन होती है, और बीटा की कम होती है तो ब्रोकन होती है, और क्योंकि गैमा की जो आयनाइजेशन सबसे कम है तो उसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, स्कैटर्ड डॉट्स होते हैं। A frame of reference is called inertial if it is, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कब कहलाता है, जब वो रोटेटरी हो, एक्सेलरेटेड हो, वाइब्रेटरी हो, या मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो या तो रेस्ट में होता है या तो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आप इनर्शियल से याद रखें, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक वर्ड है, और फर्स्ट लॉ इस्तेमाल ही दो चीज़ों पे होता है, रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सिंपल सी बात ये, इसमें 2 न्यूक्लियन पाए जा रहे हैं, जो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो अगर आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिवाइड करना है आपने न्यूक्लियन की तादाद से। तो 23 डिवाइड बाई 2, 23 डिवाइड बाई 2 कितना बनता है 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डी ब्रॉली हाइपोथीसिस इज, जो डी ब्रॉली हाइपोथीसिस है उसका फॉर्मूला आपने देखना है, लैम्डा बराबर होता है h/mv के। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास है, और v जो है वो स्पीड है। 32 इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज। देखिए अगर हम बात करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की, तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में कोई गैप नहीं होता, ठीक है, इधर बता भी देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 32, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, सिर्फ कंडक्टर्स, तो आप नोट करेंगे कि उसमें जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये आ गया मिसाल के तौर पे कंडक्शन बैंड, और ये आ गया वैलेंस बैंड, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में एक लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, यानी अगर ये कंडक्शन बैंड है तो जो वैलेंस बैंड होता है उनमें गैप होता है बाकायदा, ये हो गया वैलेंस बैंड। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि इनके इन बिटवीन है, उसमें क्या होता है, उसमें इनके दरमियान में गैप तो पाया जाता है, बस एक नैरो गैप होता है, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये कौन सा बैंड है वैलेंस बैंड। तो अब जो भी MCQs है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, तो याद रखें इनके ऐसा सेमीकंडक्टर जो गैप होता है वो बहुत ही नैरो होता है। If the conventional electric current is flowing from top to bottom in a wire,
देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन विल बी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन कहाँ होगी? तो याद रखिए यहाँ पर मामला ये है, ये हमारे पास कंडक्टर है, दो केसेस हो सकते हैं ना, कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, नीचे की तरफ मूव कर सकता है, दोनों समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन चेंज हो तो आप आंसर तो करें। कंडक्टर अगर ऊपर जाएगा तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो ऐसे काम करेंगी, ठीक है। और अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगी, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में काम करेंगी, इस तरीके से, ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आप नोट कर लीजिए क्या सवाल है। एंटी पैरेलल और पैरेलल टू द वायर तो दोनों गलत हैं। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कह रहे हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली साइड है, ये जो तरीक़ेकार है ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसी चलती हैं, करेक्ट आंसर है क्लॉकवाइज। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अगर हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है इन सीरीज़। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है इन सीरीज़। अ वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़, ये वाला करेक्ट है आंसर। दिस वन इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, 92 और 235 वाला। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1600 ईयर्स, तो क्या होगा 6400 ईयर्स के बाद जो सैंपल है वो कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा, 1/8, 1/16 या 1/2 रह जाएगा? ये है हमारे पास सवाल। तो याद रखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस अरसे में ये कितनी हाफ लाइफ्स गुजारेगा। कैसे पता चलता है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ? जो भी टाइम होता है उसको डिवाइड करो उसकी हाफ लाइफ से, 1600 से, 0 से 0 कैंसिल, ये आंसर आ गया 4। यानी कि जो भी एलिमेंट होगा वो अपनी 4 हाफ लाइफ गुजारेगा। लेट से उसका मास m है, जब वो पहली हाफ लाइफ गुजारेगा तो वो इसका आधा रह जाएगा, जब दूसरी हाफ लाइफ गुजारेगा तो वो इसका भी आधा रह जाएगा, यानी कि m/4 बनेगा, 2 हाफ लाइफ हो गई। जब 3 हाफ लाइफ गुजारेगा तो इसका भी आधा रह जाएगा, m/4/2, m/8। और जब चौथी हाफ लाइफ गुजार लेगा तो वो इसका भी आधा रह जाएगा, m/8/2, ये हो जाएगा m/16। तो याद रखिए इस केस में जो सैंपल है वो 1/16 रह जाएगा। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ इंक्रीज्ड बाय, जो सेंसिटिविटी है गैल्वानोमीटर की उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का फॉर्मूला आपने याद रखना है। जो सेंसिटिविटी है गैल्वानोमीटर की वो होता है कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट करंट। तो फॉर्मूला बनता है BNA/C। B है हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, N नंबर ऑफ़ टर्न्स है, A एरिया है और C होता है कपल पर ट्विस्ट। हम चाह रहे हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ा दें, इनको बढ़ाने से बढ़ती है और C को कम करने से बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीजिंग, अगर एरिया को कम कर देंगे, ये बात तो गलत हो गई ना। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ टर्न्स, इसकी भी बात गलत हो गई, नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाने से बढ़ती है। मेकिंग सस्पेंशन वायर थिक, इसका भी नहीं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो फार्मूले के मुताबिक सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इफ़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट एक्सीड्स देन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। याद रखिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में वो ज़्यादा होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। 39 इन लेज़र द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के अंदर जो टाइम है, जो लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट है, वो हमेशा रह सकता है ग्राउंड स्टेट में। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम टाइम के लिए रह सकता है, एक्साइटेड स्टेट में ना होने के बराबर के टाइम के बराबर रह सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। और जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है तो मेटास्टेबल स्टेट में वो रह सकता है 10⁻³ सेकेंड तक। तो अब सवाल में अगर एक्साइटेड स्टेट होता तो हम 10⁻8 लिखते, मेटास्टेबल स्टेट है तो करेक्ट आंसर होगा 10⁻³ द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन, मैंने आपको पूरा बताया था। लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट्स वाई जो प्रिंसिपल है लेज़र का वो भी यही है, स्टिमुलेटेड इमिशन वाला। नंबर 41 द रेशो ऑफ द रेडियस, जो रेडियस का रेशो है
ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, क्या होगा थर्ड का फर्स्ट से? तो देखो जनरल फार्मूला क्या है, आर एन बराबर होता है, ये जनरल फार्मूला है, आर एन बराबर होता है क्या चीज़ लिखते हैं, एन का स्क्वायर इंटू आर वन, ये फार्मूला है हमारे पास 41 में ना। जनरल फार्मूला है आर एन होता है एन का स्क्वायर आर वन। अब ये कह रहे हैं रेशो लेना है थर्ड का, तो आर थ्री आएगा, थ्री का स्क्वायर आएगा और साथ में आ जाएगा आर वन, ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू आर वन। और इसका रेशो हमें लेना है फर्स्ट ऑर्बिट से, इसका रेशो लेना है फर्स्ट ऑर्बिट से, आर थ्री डिवाइड बाई आर वन का रेशो चाहिए, तो 9 आ रहा है, तो सीधा सीधा 9:1, 9:1। 42 if temperature of cold bodies decrease the efficiency of Carnot engine will increase। याद रखिए जो फार्मूला है एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन का, वो है 1 - T2 डिवाइड बाई T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, दोनों पे डिपेंड करती है। अब मैं एक सिंपल सी लॉजिक समझाता हूँ। देखिए हॉट बॉडी जितना हॉट हो उतना अच्छा है और कोल्ड बॉडी जितना कोल्ड हो उतना अच्छा है, लॉजिक ये बताती है। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से ही जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मेथड होता है फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन कार्बन 14 के ज़रिए जो हम मालूम करते हैं इन द केस ऑफ आर्कियोलॉजी, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग वो तरीक़ेकार है जिससे हम कार्बन 14 के ज़रिए एज मालूम कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन की। नंबर 44, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप। इसमें से कौन सा रेडियो आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं जो रेट ऑफ फ्लो होता है ब्लड का ह्यूमन बॉडी में? तो याद रखिए सबसे जल्दी जो चीज़ हमारी बॉडी में जाती है और ब्लड में मिक्स हो जाती है वो है सोडियम। इसी वजह से हम जब भी ब्लड फ्लो को मेजर करते हैं तो हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। बोन से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें कैल्शियम को इस्तेमाल किया जाएगा। आर्कियोलॉजी में कार्बन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, सवाल चेंज हो सकता है। 45, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की तो मैं आपको बता सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की होती है 3/2 kT, ये फॉर्मूला है। पर ये कह रहे हैं पर मोल, एक मोल के लिए, तो पर मोल का मतलब हो गया डिवाइड बाय पर मोल, ठीक है, बल्कि ये टोटल पूरे एक मोल की निकालनी है, पर मोल को मत सोचो, ये पूरे मोल की निकालनी है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्यों किया मैंने एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई? वो इस वजह से किया क्योंकि पूरे मोल की बात कर रहे हैं और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na होते हैं। अच्छा K इंटू Na, बेसिकली K इंटू Na किसके बराबर होता है? K इंटू Na बराबर होता है R के। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरे एक मोल की जो है वो बराबर होती है 3/2 RT के, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना तो होना, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है ना, 2 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 2। 10 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक मोल की कितनी होगी? तो मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोस कांस्टेंट के मुताबिक उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। K इंटू Na बराबर होता है R के। 46, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओनली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों होते हैं, याद रखिए। अक्सर बच्चे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो बोलेंगे भाई वो तो कंडक्ट करता है, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके शेल्स वगैरह के अंदर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कंडक्शन में लग जाते हैं। 47, द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड। जब हम डायोड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं या डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बाइसिंग कहते हैं। डोपिंग होता है इम्प्योरिटी को ऐड करना, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इम्प्योरिटी एडिशन, ये डोपिंग तो एक ही बात हो गई, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज की बात हो रही है, बाइसिंग कहते हैं बेसिकली। 48, द एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम ऑफ कार्नो साइकिल रिप्रेजेंट। जो एरिया होता है पूरा पीवी डायग्राम का कार्नो साइकिल की, वो हमें बताता है कि कितना यूज़फुल वर्क हम कर सकते हैं। जो कार्नो इंजन की पूरी फिगर है वो आपको याद है ना, कुछ इस किस्म की होती है। तो इसमें जितना भी एरिया आता है ना इस पूरे ग्राफ के अंदर, वो एरिया बेसिकली जाहिर करता है हमारे पास यूज़फुल वर्क को। 49, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है और मटेरियल है, परमिटिविटी है। नेचर ऑफ प्लेट्स एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता तो वो नेचर ऑफ द प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता। 50 तीन कैपेसिटर्स हैं 3 माइक्रोफैराड के और उनको सीरीज़ में जोड़ा है, तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमने सीरीज़ में जोड़ा है ना, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हमें इधर यूज़ करना पड़ेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कौन सा क्वेश्चन था ये? 50। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना, कैपेसिटेंस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है 1/c बराबर होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अब ये क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब के सब जो है वो 3 माइक्रोफैराड के हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और ऊपर 1 + 1 + 1 भी 3 आएगा। 1/c का आंसर 1, तो c का आंसर भी आएगा 1 माइक्रोफैराड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। 51 2 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, तो फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास K Q1 Q2/r²। ये कह रहे हैं चार्जेस भी 1 हैं और डिस्टेंस भी 1 है, तो ये तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। यानी कि F सीधा सीधा बराबर आएगा K के। K होता है कूलम्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। याद रखिए, अगर 2 इक्वल चार्जेस हैं, एक कूलम के 1 मीटर अपार्ट हैं, तो जो फोर्स वो आपस में लगाते हैं वो होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन के बराबर। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस। जो लॉस होता है कौन सा वाला, जो कि हम लेमिनेशन के ज़रिए ख़त्म करते हैं? फ्लक्स का लीक होना, एडी करंट्स, कॉपर लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉस। याद रखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना, ड्यू टू इंडक्शन ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होने लगता है जो कि जो है हमारे फ्रेम में जो है वो मूव करने लगता है ट्रांसफार्मर के, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता, इर्रेगुलर होता है। तो उसको हम जो है वो जो लॉस होता है हमारा एनर्जी का, उसको रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन की जाती है। उस करंट को कहते हैं एडी करंट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एडी करंट्स के ज़रिए जो हमारा लॉस हो रहा है, एडी करंट्स फ्लो ना करें, तो हम लेमिनेशन कर देते हैं ट्रांसफार्मर के कोर पे। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, एनर्जी नहीं, टॉर्क नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी जिसे हम शो करते हैं ना, बच्चे आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। टेस्ला उसी का यूनिट है। 54 इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की, वो क्या होती है? याद रखिए, एंट्रोपी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये कह रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर सेम रहेगा, तो भाई जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो एंट्रोपी भी तो सेम ही रहेगी ना, तो इसका मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ता तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती, बट टेम्परेचर सेम है तो एंट्रोपी सेम रही। 2 स्टीम इंजन हैं, ए और बी, और उनके जो सोर्सेज हैं वो 600 डिग्री सेल्सियस पर है, 400 डिग्री सेल्सियस पर है, और सिंक जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर है, और दूसरे की सिंक 200 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बताइए कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, ए बी या दोनों बराबर हैं? इसको मालूम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 55 2 कार्नोट इंजन है, ए वाला और बी वाला। ए वाले की वैल्यूज़ लिखता हूँ पहले। ए वाले की वैल्यूज़ क्या क्या हैं? ए वाले की वैल्यूज़ हैं 600 और 300, ठीक है, 600 है और 300 है। और जो बी है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? उसकी वैल्यू हैं 400 और 200। ये है 400 और ये है 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफिशिएंसी बराबर होती है 1 - T2 डिवाइड बाय T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल होकर आंसर आएगा हाफ। 1 - हाफ होता है 0.5 × ये कितना हो गया 50%। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी हाफ आएगा। जब हाफ आएगा तो 0.5 होगा × 100। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। वैसे तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए,
कि टेम्परेचर एक जैसे कम या ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व इस वजह से करा दिया क्योंकि अगर डिफरेंट सवाल भी आए तो आप लोग सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करें। तो बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अ डिवाइस कंटेनिंग एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, उसको क्या कहते हैं? उसको एवीओ मीटर कहते हैं या मल्टी मीटर कहते हैं। एवीओ मीटर, ए से हुआ एम्पेयर, वी से हुआ वोल्ट, ओ से हुआ ओम मीटर, तो इन्हीं को मिला के बन जाता है मल्टी मीटर, जिससे हम तीनों चीज़ें नाप लेते हैं। 57 एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इफ़ हैवियर एटम्स आर बम्बार्टमेंट बाय। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हैवी एटम्स पे बम्बार्टमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखिए, एक्सरेज प्रोड्यूस तब होती हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं किसी मेटल सरफेस से और हैवियर मेटल सरफेस से। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालें तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला आर एन जो है वो बराबर होता है n² के, डायरेक्ट R1 की वैल्यू निकालते हैं ना। R1 किसके बराबर होता है? R1 होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और राउंड ऑफ कर लो तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। ठीक है, तो होना तो चाहिए 0.53 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है नैनोमीटर में। अच्छा, अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए नैनोमीटर के अंदर ये बन जाएगा 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से याद रख लो, नैनोमीटर से याद रख लो, दोनों बातें करेक्ट हैं। जो रेडियस है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वो होता है 0.053 नैनोमीटर। ओके जी, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है या कंपेयर कर सकता है पोटेंशियल को विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। याद रखिए, एम मीटर करंट को नापता है, वोल्टेज को नहीं नापता। एवीओ मीटर सब मेजर कर लेता है। और वोल्ट मीटर जो है इसमें से करंट पास होता है, भले से कम करंट पास होता है लेकिन कुछ तो करंट पास होता ही है। अच्छा जी, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है और उसको मोशनलेस रखा गया है दो पैरेलल प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स के दरमियान में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी उन प्लेट्स के दरमियान में? अब देखिए, ऐसा मामला है कि ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, और हमने क्या करा, एक पार्टिकल है और उसको मोशनलेस रखा है हमने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है जो भी है, याद रखिए इसको अगर मैं कर देता हूँ माइनस, तो क्या होगा, वेट इसको डाउनवर्ड ले जाना चाहेगा और जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इसे ऊपर ले जाना चाहेगी, तभी ये मोशनलेस हो सकता है। तो एक्चुअल बात ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ऊपर की तरफ है, या ऐसा कर लो पूरी जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स F से शो करते हैं, वो ऊपर की तरफ है और जो डाउनवर्ड है वो वेट है। तो कंडीशन ये बनी कि F बराबर होगा mg के। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए तो F बराबर होता है Q इंटू ई के, तो Q इंटू ई बराबर आएगा mg। तो फाइनली हमें तो फार्मूला E का चाहिए, वो आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय Q के बराबर, mg डिवाइड बाय Q के बराबर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रजिस्टर, उसे हम किससे शो करते हैं? मैंने आपको बताया था I² RT के बराबर होता है, जो भी एनर्जी वेस्ट होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। अभी हम लोगों ने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। एक बैटरी है जिसका EMF E है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अगर I करंट ड्रॉ हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो V जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है? V बराबर होता है E माइनस IR के बराबर। E माइनस IR, जो भी EMF है वो E के बराबर है और करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो IR के बराबर है। PN जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ़ कनेक्टेड। PN जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है इंसुलेटर के तौर पे अगर हम उसे कनेक्ट कर देते हैं रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में करंट पास होता है, रिवर्स बाइस में करंट पास नहीं होता। अच्छा, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड होती है उसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जो नेगेटिव साइड होती है उसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। जबकि रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि इंसुलेटर है, करंट को पास होने ही नहीं देता। इमीटर बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। याद रखिए, अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो इमीटर बेस्ड जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो स्कैटर्ड फोटोन होता है
उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है इंसिडेंट फोटोन से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सेम होती है, या वेवलेंथ शॉर्ट होती है? नहीं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक्चुअली एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी का रिलेशन आपको फ्रीक्वेंसी के साथ पता ही है, E बराबर होता है HF के। तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसको जहन में रखना, शिफ्ट इन वेवलेंथ आता है, वेवलेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होता है। 66 एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब भी होता है ना, तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। Concave magnetic poles with a fixed soft iron cylinder in moving coil galvanometer makes the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए हम जो है वो कॉन्केव पोल्स इस्तेमाल करते हैं इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। अगर तो पोल्स बिल्कुल सीधे हों तो जो कॉइल दरमियान में होगा ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम करेगी जो कि कुछ ज़ाया भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके पोल्स को कॉन्केव बनाते हैं। कॉन्केव बनाने की वजह से, और ये बीच में होता है सिलेंडर, तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो रेडियली इसके ऊपर एक्ट करती हैं, तो कोई भी लाइन ज़ाया नहीं होती। व्हेन द कंडीशन R1 डिवाइड बाई R2 R3 डिवाइड बाई R4 इज सेटिस्फाइड इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो करंट होता है गैल्वानोमीटर में वो ज़ीरो होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी कंडीशन को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, जब गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि उसमें करंट ज़ीरो हो। दिस इज़ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। याद रखिए, गैल्वानोमीटर में अगर मैं हाई रेजिस्टेंस लगाता हूँ इन सीरीज़ में, तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती बहुत ज़्यादा है। एम मीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, गैल्वानोमीटर की कम होती है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग के कॉलेज के अंदर कम से कम 3000 ओम्स हैं जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की, प्रैक्टिकल भी एक है। इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को हम रख देते हैं एक इंसुलेटर पे, यानी कि ना तो हीट जो है वो एंटर होती है, ना ही हीट लॉस होती है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो किस से बिलोंग करता है? याद रखिए, सब कुछ डिपेंड करता है NF पे, फाइनल ऑर्बिट पे, इनिशियल ऑर्बिट पे नहीं करता। तो फाइनल ऑर्बिट क्योंकि पहला है, तो ये सीरीज़ होती है लेमैन सीरीज़। ये उसी वो जो सीरीज़ मैंने आपको समझाई थी उससे आप याद रखिए। लेमैन सीरीज़ के लिए NF बराबर होता है 1 के, बेलमर के लिए NF2 होता है, पैशन के लिए NF3 होता है, फिर इसी तरीके से NF4 होता है, NF5 होता है। और याद रखो, फाइनल ऑर्बिट डिसाइड करता है कि कौन सा वो है स्पेक्ट्रल लाइन है। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ इन द रीजन, जो एक्सरे है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? याद रखिए 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक होती है, उसको याद कर लो, एक्सरे की रेंज है। हीट एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते, किस में नहीं कर सकते? केल्विन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट हीट, जबकि जूल भी एनर्जी का यूनिट है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी, और कैलोरी भी हीट का ही यूनिट है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फेयर इज़ गिवन बाय। होलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज़ीरो होती है। पोटेंशियल तो होता है, लेकिन चार्ज तो रिजाइड करता है सरफेस पे, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो ही होती है। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। एक न्यूट्रॉन अगर परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो उसका पाथ कैसे होगा? उसका पाथ होगा एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्या मैग्नेटिक फील्ड उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी? नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करती है चार्ज को, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के गुजरने पर वो उसको बेंड करेगी, न्यूट्रॉन को नहीं करती, तो वो रहेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। और अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता तो यकीनन सर्कुलर आता आंसर। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल के अंदर होने वाला चेंज बराबर में रखे हुए दूसरे कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस करता है, और ऐसा हम करवाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में। दो कॉइल होते हैं ना ट्रांसफार्मर में। इफ़ लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। तार जितना लंबा होता है पोटेंशियोमीटर का, उतनी जो है वो जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से आप देखें कि आपकी अपनी लैब के अंदर जो पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है उसकी लंबाई 10 मीटर होती है, अच्छा खासा लंबा तार होता है वो।
मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना, जो कि लैब में भी होगा आप लोगों के। एज द टाइम पासिस द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, याद रखिए रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज़ होता है। और ये हमें कैसे पता, ये है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसी से हमें पता लगता है कि जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का, वो शुरू में तो बहुत तेज़ होता है और आखिर में बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली यूज्ड एज, अगर हम रियोस्टेट को इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो उसका मेन मकसद क्या है, करंट प्रोवाइड करना नहीं, वो बैटरी करती है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल वही बैटरी है, पावर सप्लाई भी नहीं, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइड करने का काम करता है रियोस्टेट। जैसे कि हमारे घरों में जो डिमर लगा होता है पंखों के लिए, वो भी रियोस्टेट ही है। 81 डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस बाय 1/2 कॉजेज द रिपल्सिव फोर्स टू बिकम, फॉर्मूले के मुताबिक F बराबर होता है KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब ये कह रहे हैं कि हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, ठीक है, तो अगर तो वो लीनियर रिलेशन होता तो फोर्स डबल हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, और ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स होगा। करेक्ट आंसर बनेगा 4 फोल्ड, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज़ रॉ, रेजिस्टिविटी जो है किसी मटीरियल की रॉ है। इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज मटीरियल इज़ डबल्ड एंड एरिया इज़ हाफ, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़, अब इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई शायद, रेजिस्टिविटी तो रॉ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर रहे हैं और लेंथ को हाफ कर रहे होंगे, यहाँ पे लेंथ आएगा, ठीक है भाई। तो क्या होगी हमारे पास, जो फ़र्क पड़ेगा हमारे पास रेजिस्टिविटी। एक बात मैं आपको बताऊं, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। एरिया बढ़ाने से मटेरियल चेंज हुआ नहीं, लेंथ को आधा करने से मटेरियल चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर यही सवाल रेजिस्टेंस के लिए होता तो हम लिखते हैं R इज़ इक्वल टू, R किसके बराबर आता, R बराबर आता है रॉ L/A के। अब ये कह रहे हैं हमने एरिया को डबल कर दिया और लेंथ को हाफ कर दिया, तो यकीनन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 गुना जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर देते, जो रेजिस्टेंस है उसको 4 गुना कम कर देते। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होता है ड्रिफ्ट स्पीड का किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो कितना होता है 0.01 मीटर पर सेकेंड के बराबर। चैप्टर नंबर 13 है ड्रिफ्ट स्पीड का जो टॉपिक है। 84 दिस इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया का। ईएमएफ भी क्या है, ईएमएफ है कितना जो है वो काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और हमारे पास डिस्टेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और क्योंकि फोर्स स्केलर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी स्केलर होगी। जूल पर कूलम, जूल वर्क का यूनिट होता है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अभी मैंने आपको बताया वोल्टेज होता है, यानी कि उसका ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज़, एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10⁻⁸, जिसको आप याद भी रख सकते हैं, और अगर याद ना रख पाओ तो Q बराबर होता है Ne के, N बराबर होगा Q डिवाइड बाई E के। 1 कूलम की बात हो रही है और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है, इसको डिवाइड करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। 87 द रिलेशन रिप्रेजेंट्स, ये जो रिलेशन है बेसिकली E के बराबर होता है, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ द ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R। ऊपर ही मैंने बताया था ये वाला फार्मूला, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 88 रेजिस्टर्स हैं 35, 5 ओम, 7 ओम, इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम वाले के अक्रॉस 6 वोल्ट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो बाकी सब के लिए भी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट के बराबर ही आएगा।
एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज e, उसको एक्सेलरेट करते हैं बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसकी स्पीड बराबर होती है 2ve/m। v पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि ईएमएफ को कम कर देता है, ठीक है। और याद रखिए सेकेंडरी का ईएमएफ कम है, प्राइमरी का ईएमएफ ज़्यादा है स्टेप डाउन में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के लिहाज से। NS इज़ लेस देन NP, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या क्या आ रहा है? 91 में आ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी लिख के बताया था, रो L/A होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे, टेम्परेचर पे, बट इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस। 92 ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 सेल्स, हर एक सेल 2 वोल्ट का है और उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, ठीक है ना, हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है सेल को, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो याद रखिए इस केस में क्योंकि सारे के सारे 2 वोल्ट के हैं तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी 2 वोल्ट का ही रहेगा। लेकिन अगर इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते तो यकीनन फिर वोल्टेजेस आपस में ऐड हो जाते। 93 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो बराबर होती है 36 10⁵ जूल के। इसी वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो आप, मैंने एक्सप्लेन किया था ये। इफ़ द स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज़ इंक्रीज्ड, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर स्पीड को बढ़ाएंगे। तो जो मोशनल ईएमएफ है उसका फॉर्मूला होता है VBL sin थीटा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। When an AC जनरेटर इज़ कन्वर्टेड इनटू DC जनरेटर, तो स्लिप रिंग की जगह पे हम स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। स्लिप रिंग ऐसा होता है कि वो लगातार जो है इस तरीके से होता है और वो कनेक्शन में रहता है कार्बन ब्रशेज़ के साथ, लेकिन अगर DC जनरेटर होता है तो हम उसमें ये जो कार्बन ब्रशेज़ हैं इनके दरमियान में स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। स्प्लिट रिंग जो है ना वो 2 हिस्सों के अंदर टूटा हुआ होता है, इस तरीके से होता है, तो स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से रिप्लेस करते हैं। 96 द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, और जो कांस्टेंट होता है वो स्टीफन्स कांस्टेंट आता है। द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट 0.693 के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, तो लैम्डा और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0.693 के बराबर आएगा। 98 इन लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, ये जो लैम्डा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ कॉल्ड डीके कांस्टेंट। अच्छा जी, जब हम स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं रेडियोएक्टिव आयोडीन की फूड में तो ज़्यादातर कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? सारी की सारी डिपॉजिट हो जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड में। चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक है ट्रेसर्स का, वहाँ पे जाके आप इसको समझ सकते हैं। और फाइनली हमारा आखिरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर रेडियोएक्टिव कैल्शियम इंसान लेता है तो कितनी परसेंटेज उसमें डिपॉजिट हो जाती है यंग वन में? याद रखिए अगर यंग होता है तो 90% तक डिपॉजिट हो जाता है हमारी बोन्स में, और सिर्फ 10% जो है वो ज़ाया होता है, जबकि ओल्ड एज में यही 40 to 45% चला जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 100 MCQs और मेरी एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। अगर समझ में आया, काम की लगी तो दूसरों तक लाजमी पहुँचाओ, और कोई परेशानी है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।